Greetings to everyone. We are back with our first unit, chapter 2nd. Hope you will all be all right with your family. टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे that was AC circuit containing resistance, AC circuit containing pure inductance. लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था जिसमें हमारा कुछ रिज़ल्ट ये था, जिसमें हमने देखा था कि जो DC है वो इंडक्टेंस के केस में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती. इट इज़ एन ईजी पाथ फॉर DC एंड इट इज़ एन रिएक्टेटिव पाथ फॉर AC. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं AC circuit containing pure inductance. AC circuit containing pure inductance. सॉरी, कैपेसिटेंस. इंडक्टेंस तो हम कर चुके हैं. कैपेसिटेंस. ठीक है, तो सिर्फ प्योर कैपेसिटेंस है तो सर्किट में हमने सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एन AC सर्किट. सोर्स ऑफ EMF E और ये आपका कैपेसिटर हो गया C. तो हमने ये देखना है जैसे सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो इसमें E की वैल्यू जो भी है और जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसके बीच में क्या रिलेशन आता है. जैसे इस केस में हमने जब डिस्कस किया था तो ये देखा था कि जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे रहती है. ठीक है, या यूँ कहें कि करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज. करंट जो है वो पीछे रहता है. तो इस केस में हमने ये देखना है कि किस तरीके से करंट और वोल्टेज में एक रिलेशन है. तो स्टार्टिंग वहीं से हर बार की तरह इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF is given by E is equal to E naught E की पावर j ओमेगा t. इक्वेशन नंबर 1 हो गई. ठीक है, हर बार यही इक्वेशन रहनी है क्योंकि सोर्स ऑफ EMF इज द सेम, सिर्फ ये चीज़ बदलती जा रही है. नाउ E तो हमने देख लिया कि क्या है. अब जब सर्किट में कैपेसिटेंस आ गया है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज रिफ्लेक्शन. E is equal to Q by C. ठीक है, E is equal to Q by C क्योंकि वही E जो है पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है कैपेसिटेंस का जो हमारा EMF का सोर्स था. दोनों एक तरीके से पैरेलल में, एक ही सोर्स था हमारे पास. तो हमने करंट निकालना है सर्किट के लिए तो पहले Q निकालते हैं, फिर Q से करंट को निकाल देंगे. तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, E इंटू में C आ गया यहाँ से. ठीक है, E इंटू में C. अब E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं. फ्रॉम 1 E इज इक्वल टू हमारा क्या था, E इज नॉट E की पावर j ओमेगा t था. तो यहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो गया, E की जगह आ गया ये E की पावर j ओमेगा t इंटू में C आ गया.
ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, ई नोट को सी के साथ लिख सकते हैं आप यहाँ। अब हमने करंट निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू क्या होता है आपका dq बाय dt। तो I इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट कर दो इसको, यानी कि d बाई डी टी ऑफ व्हाट, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई नॉट सी ई की पावर जे ओमेगा टी। सी को मैंने ई नॉट के साथ यहाँ लिख दिया है। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज ई नॉट एंड सी, और ई की पावर जे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जे ओमेगा बाहर आ गया और ई की पावर जे ओमेगा इंटू में टी एज इट इज आ गया हमारे पास। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आई दिस इज इक्वल टू ई नॉट सी, ठीक है, जे को यहाँ लिख दिया, ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा इंटू में टी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, जे जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कोस 90 प्लस जे साइन 90 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं हुआ इससे। क्यों फर्क नहीं हुआ, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो सिर्फ क्या रह गया यहाँ जे, तो जे को हम ये लिख सकते हैं। और ये जो टर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वी कैन राइट दिस वैल्यू एज ई की पावर जे और जो भी एंगल इसके साथ है यानी कि पाई बाय 2। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू जे एज ई की पावर जे पाई बाय 2। तो ई दिस इज इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा, ई की पावर जे की जगह लिख दिया हमने जे पाई बाय 2 और इनटू में ये एज इट इज ई की पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, मेरे ख्याल से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि जे को हमने ये टर्म लिख दिए हैं। आई दिस इज इक्वल टू ई नॉट, इस सी ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, ऊपर जा करके यही टर्म रह जानी है हमारी, इनटू में ई की पावर जे कॉमन आ गया इनमें से, और इसको हमने लिख दिया ओमेगा टी प्लस 90 पाई बाय 2। ठीक है, नाउ ई अपॉन आर, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, और आई निकालना हो तो V बाय आर हो जाता है, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें देन वी गेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम ई नॉट है, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस बिकम्स आई नॉट, आई दिस इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस 90, और हमने आई नॉट को क्या लिखा है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो करंट की वैल्यू भी हमें यहाँ पर मिल चुकी है, और ऑलरेडी हमारे पास ई तो था ही। ठीक है, ई ये था इक्वेशन नंबर 1, पीछे हमने इसको नाम दिया हुआ है। तो अब इसको कंपैरिजन में लाओ, ई के साथ आई, ई नॉट के साथ आई नॉट, ई की पावर यहाँ पर है सिर्फ जे ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी में 90 ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस है, ठीक है, वर्डिंग्स पर ध्यान देना, सिर्फ कैपेसिटेंस है, तो उस केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है फेज डिफरेंस के अंदर। ठीक है, दिस इक्वेशन shows that
in case of pure capacitance, current leads the voltage by पाई बाय 2 फेज डिफरेंस। ठीक है, करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर जाता है, और जब करंट वोल्टेज से लीड कर गया है तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट जैसे हमने दूसरे केस में किया था, इंडक्टर के केस में। सो दिस इज आवर एक्स एंड वाई एक्सिस, ये हमारी रियल एक्सिस होती है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है। इस पर हम E और I दोनों चीज़ें लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले E को ड्रॉ करते हैं, का मतलब किसी एंगल ओमेगा टी पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। लेट अस से दिस इज द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, और ये E नॉट हो गई, सपोज यहाँ पर E नॉट मैक्सिमम हो गया, E नॉट, तो इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी है, E नॉट। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन ऑफ I, यू कैन सी दैट दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये हमने कोई भी एंगल ओमेगा टी बना दिया। अब जो करंट है वो इससे 90 डिग्री ज़्यादा है, तो 90 डिग्री ज़्यादा होने का मतलब इस एंगल पर हमने 90 और ऐड कर दिया, और जैसे ही इसको 90 ऐड करेंगे तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है एंगल। एक चीज़ दूसरी ध्यान में रखना है, उसी तरीके से कि हम E नॉट के बराबर मैक्सिमम नहीं ले सकते, क्योंकि हर बार I नॉट E नॉट को डिवाइड करने से मिल रहा है कुछ ना कुछ। सो उससे थोड़ा सा लेस वैल्यू रखेंगे हम। दिस इज द वैल्यू ऑफ I नॉट। ठीक है, इसके 90 फेज पर, यानी 90 डिग्री ओमेगा टी से ज़्यादा हमने ये ड्रॉ कर दिया है। सो दिस इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और वेक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस केस। अब इसको वेव फॉर्म में भी ड्रॉ कर देते हैं। वेव फॉर्म का मतलब साइकिल्स की टर्म्स में, तो हर बार की तरह जो E है वो तो नेचुरली 0 से शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, तो एक कंप्लीट साइकिल। दिस इज रिप्रेजेंटिंग E इज इक्वल टू E नॉट E की पावर j ओमेगा t। ठीक है, नाउ इन दिस केस करंट इज लीडिंग द वोल्टेज पाई बाय 2, तो इससे 90 ज़्यादा है, जब ये 0 होगा। ठीक है, ये इसका 90 है, ये इसका 90 हमने बना दिया। दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। ठीक है, तो जब ये 0 है उस टाइम करंट इससे 90 ज़्यादा है। 90 ज़्यादा होने का मतलब करंट उस टाइम पे मैक्सिमम है। ये 0 तो करंट मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू करंट की इससे थोड़ी सी नीचे दिखानी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है I नॉट को, तो हमने यहाँ पर करंट को दिखा दिया है। ठीक है, और जब ये मैक्सिमम हो गया तो करंट उस टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम करंट को इस पॉइंट पर 0 कर देते हैं। ठीक है, जब ये दोबारा 0 हो रहा है तो उस टाइम करंट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी मैक्सिमम। तो करंट हमारा मैक्सिमम हो गया यहाँ पर, यू कैन सी। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है, तो करंट इस टाइम पर क्या होगा, हमारा 0 की तरफ चला जाएगा। फिर ये 0 हो रहा है तो करंट हमारा क्या होगा उस टाइम पे, पॉजिटिव में मैक्सिमम। तो इसी तरीके से वैल्यू जो है चलती रहेगी। सो दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ I नॉट वेयर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो दो अलग अलग कलर के पेन से बना सकते हैं, एक ब्लू से बना लें, एक रेड से बना लें, ताकि इंडिकेशन इजी रहे आप लोगों के लिए भी। और दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I नॉट E की पावर j ओमेगा t
प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये टर्म करंट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी एनालाइज करते हैं। एनालिसिस कैसे? क्योंकि आई नॉट हमारा मिला है ई नॉट को 1/ωc से डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, और हम मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस XC से डिनोट हो गया एंड इट्स वैल्यू इज 1/ωc, या इसको हम ये लिख सकते हैं E नॉट इज डिवाइडेड बाय XC। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करे करंट को कम जाने दे। तो कैपेसिटेंस के केस में इसकी वैल्यू 1/ωc है। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है 2 पाई इंटू में म्यू। म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो जब डीसी है, फॉर डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। और जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और जब ओमेगा 0 हो गया तो XC की वैल्यू क्या हो गई, 1/0। और 1/0 का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। इट मीन्स कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसके लिए फॉर डीसी, यानी कि एक तरीके से डीसी जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो ही नहीं करेगी, क्योंकि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है। प्रैक्टिकल में भी आपसे वाइवा पूछा गया हो सकता है ये। और वी कैन से इट ब्लॉक्स डीसी। जहां पर हमें डीसी को ब्लॉक करना है वहां सर्किट के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दो, सर्किट में करंट आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0, ओमेगा 0, 1/0 इनफाइनाइट हो गया ये। ठीक है, लेकिन अगर हम एसी की बात करें तो XC हमारा क्या है, XC की वैल्यू हमारे पास 1/ωc है। और देयर इज फ्रीक्वेंसी फॉर AC। ठीक है, हमेशा AC के लिए कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और जब AC के लिए कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। रिफ्लेक्शन की दिक्कत है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी उतना ही ज़्यादा ओमेगा होगा, और जितना ज़्यादा ओमेगा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। और वी कैन सी XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। larger the frequency lesser will be resistance, offer। ठीक है, तो अगर हमें सर्किट में AC को इजी पास करवाना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो उसकी और कैपेसिटर लगा दो, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इजी पाथ होता जाएगा। वो किसके लिए, AC के लिए इजी पाथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो हमने लास्ट आर्टिकल किया था वो बिल्कुल रिवर्स था इससे। वो ये था हमारा, जब DC की फ्रीक्वेंसी 0 है तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 0। तो इट इज़ एन ईजी पाथ फॉर DC। कौन सा, इंडक्टर का केस। इंडक्टर DC को इजी पाथ करता है, इट इज इजी पाथ फॉर DC। ठीक है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, तो ये रिएक्टेटिव पाथ डेवलप करता जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी AC की बढ़ती जा रही है। ब्लॉक नहीं कर रहा उसको ये, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे
तो उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि ये आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी, और आपको एज पता भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हैं सर्किट का। ठीक है, तो अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन, हमने 3 चीज़ें यहाँ डिस्कस करी। एक तो प्योर रेजिस्टेंस को डिस्कस करा, ठीक है। दूसरा हमने डिस्कस करा है प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टर, और तीसरा हमने डिस्कस करा है प्योर कैपेसिटेंस। जब हम इन तीनों को डिस्कस कर रहे हैं तो अब इन तीनों के कंक्लूजन में ये चीज़ सामने आई कि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I। E और I के बीच में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, दोनों एक ही लाइन पर ड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करें तो इस केस में वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। वोल्टेज आगे रहती है, करंट पीछे रहता है, और कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ये तीनों चीज़ें आपने माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि अगले आर्टिकल्स इन तीनों पर बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इंडक्टर सर्किट में है तो वोल्टेज आगे, कैपेसिटर सर्किट में है तो करंट आगे, और रेजिस्टेंस है तो दोनों एक साथ फेज में चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर एसी सर्किट। अब दोनों को कंबाइन करते चले जाते हैं। ठीक है, पहले हमने एक एक को लिया था, जैसे पहले प्योर रेजिस्टेंस लिया, प्योर कैपेसिटर लिया, प्योर इंडक्टर लिया। अब दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। एक बार इंडक्टर और रेजिस्टेंस को लेते हैं, फिर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।